नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कुछ IMP MCQs सॉल्व करने वाले हैं जो आपसे पूछे गए हैं RTO की एग्ज़ाम में, गेट में, ESC की, PSU या फिर स्टेट लेवल की पब्लिक सर्विस कमीशंस की जो एग्ज़ाम होती है उसमें पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट MCQ के साथ। परंतु दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने थर्मोडायनेमिक या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऐसे ही IMP MCQs का वीडियो लेक्चर अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं देखा है तो उसकी जो यहाँ पर लिंक है वो आपको आई बटन में मैं दे दूंगा। और अगर आपको डिटेल में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को स्टडी करना है तो उसका पूरा का पूरा जो हिंदी का प्लेलिस्ट है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है, तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर हमारे फर्स्ट MCQ के साथ। हमारा फर्स्ट MCQ है व्हेन द पिचिंग ऑफ द शिप इज अपवर्ड द इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल एक्टिंग ऑन इट विल बी। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि एक मान लीजिए शिप है, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा जायरोस्कोपिक कपल के टर्म्स समझा देता हूँ शिप के द्वारा। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो शिप का जो साइड व्यू है उसमें जो है वो आगे का हिस्सा उसे हम बो कहते हैं, उसके जो पीछे का हिस्सा होता है शिप के जो पीछे का हिस्सा होता है उसे हम स्टर्न कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ टॉप व्यू के साथ, तो टॉप व्यू में अगर हम देखें तो शिप का जो आगे का हिस्सा अगर राइट हैंड साइड की ओर मुड़ता है तो राइट हैंड साइड के जो पार्ट होते हैं उसे यानी कि राइट हैंड साइड का जो हिस्सा होता है उसे हम स्टार बोर्ड कहते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा होता है उसे हम पोर्ट कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे बात की गई है कि पिचिंग इफेक्ट हो रही है। पिचिंग इफेक्ट यानी कि क्या होगा कि यहाँ पर साइड व्यू से जब आप शिप को देखेंगे तो शिप जो है वो ऊपर या फिर नीचे अप एंड डाउन जो है वो मोशन करती है अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप ले लेते हैं तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिगार्डिंग जो है वो अप या फिर डाउन जो है वो मोशन आपको देखने को मिलती है, तो उसे हम पिचिंग इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर कोई सी भी अगर वेव आती है, यहाँ पर समुद्र की जो लहरें होती है उसकी वजह से जो है वो हमें पिचिंग इफेक्ट देखने को मिलती है शिप में। तो यहाँ पर समुद्र की लहरों की वजह से जो है वो यहाँ पर अगर शिप जो है वो अपवर्ड मोशन करती है यानी कि हमें पिचिंग अपवर्ड देखने को मिलती है, तो वहाँ पर जायरोस्कोपिक कपल के द्वारा हमें कौन सा जो ऑप्शन दिया गया है उसकी जो इफेक्ट हमें ऐसे देखने को मिलती है तो वो हमें फाइंड करना है। टू मूव द शिप टुवर्ड्स द पोर्ट साइड, यानी कि आपकी शिप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेगी, आपकी शिप जो है वो स्टारबोर्ड यानी कि राइट हैंड साइड को जो है वो मुड़ जाएगी अपने आप ही। या फिर टू रेज दी बो एंड लोअर दी स्टर्न, टू रेज दी बो यानी कि जो बो है वो आपका अपर की डायरेक्शन में जाएगा और स्टर्न जो है वो पीछे की डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर कई सारे लोगों को यही लगता है कि पिचिंग अपवर्ड हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बो जो है वो अपर की साइड जाएगा और स्टर्न जो है वो लोअर की साइड जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ये जो दोनों ऑप्शन है वो दूसरे जो इफेक्ट होते हैं उसके द्वारा जनरेट किए जाते हैं, परंतु दोस्तों पिचिंग के द्वारा वो जनरली ये दो इफेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे बात करूं कि पिचिंग अपवर्ड में क्या होगा, जायरोस्कोपिक कपल के द्वारा जो है वो आपकी जो शिप है वो स्टारबोर्ड साइड की ओर यानी कि जो राइट हैंड साइड की ओर जो है वो मुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा टू मूव दी शिप टुवर्ड्स दी स्टारबोर्ड साइड, यानी कि जब आपको पिचिंग अपवर्ड देखने को मिलता है तो आपकी बोट जो है वो राइट हैंड साइड की ओर मुड़ना आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर आएगा MCQ नंबर 1 में। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं MCQ नंबर 2 की ओर। MCQ नंबर 2 जो है वो आपको दिया गया है कि द स्वेइंग कपल इज मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द क्रैंक टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज इक्वल टू। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि स्वेइंग कपल। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्वेइंग कपल के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है वो 2 सिलेंडर का एक इंजन लिया आपने, 2 सिलेंडर अगर हम इंजन ले लेते हैं तो 2 सिलेंडर का अगर इंजन ले लेते हैं तो 2 सिलेंडर के बीच में मान लीजिए d जितनी स्पेस है और यहाँ पर जो है वो फोर्स लग रहा है वो ऐसे m ओमेगा स्क्वायर r और दूसरा भी फोर्स लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर r आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट रेसिप्रोकेटिंग मास है और दूसरा भी रेसिप्रोकेटिंग मास है, तो उसके द्वारा जो है प्राइमरी फोर्स FP जनरेट होता हुआ आपको दिखेगा। तो यहाँ पर इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से जो है वो कई बार क्या होता है कि आपका जो इंजन है, यहाँ पर आप मान लीजिए आपका जो इंजन है वो जो है वो अपनी एक्सिस यानी कि यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस है उसके आसपास जो है वो ऑसिलेटिंग यानी कि वाइब्रेशन मोशन में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये जो ऐसी इफेक्ट है उसे हम स्वेइंग ऑफ द इंजन कहते हैं और वो जो है वो जनरेट होती है आपकी स्वेइंग कपल के द्वारा। तो यहाँ पर स्वेइंग कपल को जो फाइंड करने का आपका इक्वेशन है वो है स्वेइंग कपल इज इक्वल टू 1 - C m ओमेगा स्क्वायर r
a/2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम करने के लिए आपको थीटा जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप उसका जो है वो डिफरेंशिएशन ले लेंगे, यानी कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है, आप इतना जो टर्म है उसे हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो d/d थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा करेंगे तो उसकी वैल्यू जो अगर 0 आती है तो आपकी कोई सी भी अगर डिफरेंशिएटिंग क्वांटिटी यानी कि थीटा क्वांटिटी है वो आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो वहाँ पर तो आपको फाइंड करना है कि थीटा की वैल्यू जो है वो कहाँ पर आपको 1 देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो 45 डिग्री एंगल पर देखने को मिलती है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा जो है वो 225 डिग्री एंगल पर आपको 1 देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो हमें एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, 45 डिग्री एंड 225 डिग्री इज द ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 2। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं MCQ नंबर 3 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर दोस्तों नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है। इन एनी इंजन 100% ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मास कैन बी बैलेंस्ड डायनेमिकली। यहाँ पर दोस्तों ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो डायनेमिक और स्टैटिक बैलेंस के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि स्टैटिक बैलेंस और डायनेमिक बैलेंस होता क्या है। अगर आप मान लीजिए आपके पास जो है वो दो अनबैलेंस मास है, यहाँ पर दो अनबैलेंस मास है आपके पास, रेसिप्रोकेटिंग मास है, तो उसका अगर आपको स्टैटिक बैलेंस करना है तो आपको इस इक्वेशन का यानी कि M1R1 इज इक्वल टू M2R2 का इस्तेमाल करना होगा स्टैटिक बैलेंस के लिए दोस्तों। परंतु दोस्तों वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि डायनेमिक बैलेंस करना है आपको, तो वहां पर जो है वो आपको क्या करना होगा, M1 ओमेगा 1 स्क्वायर R1 इज इक्वल टू M2 ओमेगा 2 स्क्वायर R2 करना होगा डायनेमिक बैलेंस के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप डायनेमिकली कोई सा भी सिस्टम को बैलेंस कर लेते हैं तो वो जो सिस्टम है वो स्टैटिकली अपने आप ही जो है वो बैलेंस हो जाएगी। परंतु दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी अगर अनबैलेंस मास में जो है वो 100% डायनेमिक बैलेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है हमारे पास। कोई सी भी हम मेहनत कर ले, कितनी सी भी मेहनत कर ले, वहाँ पर 100% हमें डायनेमिक बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा कि 100% डायनेमिक बैलेंस जो है वो पॉसिबल नहीं हमें हो पाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, इन द केस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी फोर्स इज हायर देन द वैल्यू ऑफ प्राइमरी फोर्स। यहाँ पर दोस्तों दो मासेस है, उसकी वजह से जो है वो प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स भी जनरेट होंगे, या फिर मल्टी सिलेंडर इंजन होता है उसमें जो है वो अनबैलेंस फोर्स की वजह से प्राइमरी फोर्स FP जनरेट होगा। FP की वैल्यू होगी जनरली M ओमेगा स्क्वायर R जितनी हमें देखने को मिलती है। और अगर वहीं पर अगर हम सेकेंडरी फोर्स की बात करें तो सेकेंडरी फोर्स हमें देखने को मिलता है M ओमेगा स्क्वायर R डिवाइडेड बाई N। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी फोर्स की जो वैल्यू होती है वो प्राइमरी फोर्स से बहुत ज़्यादा यानी कि N टाइम्स जो है वो कम होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन आपसे गलत कहा गया है कि प्राइमरी फोर्स की जो वैल्यू होती है वो सेकेंडरी फोर्स से कम होती है, परंतु इसका उल्टा हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी गलत हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी कहा गया है कि इन द केस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ मल्टी मास रोटेटिंग सिस्टम, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि मल्टी मास रोटेटिंग सिस्टम की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहां पर जो है वो डायनेमिक बैलेंसिंग कैन बी डायरेक्टली स्टार्टेड विदाउट स्टैटिक बैलेंसिंग डन टू दी सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है मैंने आपसे समझाया कि अगर आपने कंप्लीटली डायनेमिकली जो है वो बैलेंस कर दिया तो वो आपकी सिस्टम स्टैटिकली जो अपने आप बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 3। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं MCQ नंबर 4 के बारे में। द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट्स कनेक्टेड बाय द हुक्स जॉइंट विल हैव द इक्वल स्पीड। यहाँ पर दोस्तों जो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट की अगर हम बात करें तो वो अगर दो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग अगर आपके पास शाफ्ट पड़े हुए हैं तो उसको जो है ज्वाइंट करने का काम यहाँ पर हुक्स लॉ ने किया है। तो वहां पर इक्वल स्पीड का रेशियो जो है वो हमें कब देखने को मिलेगा, यानी कि ω1 इज इक्वल टू ω2 आपको कब देखने को मिलेगा, उसकी जो कंडीशन है वो आपको दी गई। तो आपको सही कंडीशन जो है वो सिलेक्ट करनी है यहाँ पर। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इक्वेशन अगर मैं आपसे शेयर करूं तो ω2 डिवाइडेड बाई ω1 इज इक्वल टू कोस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा।
वहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं कि ω1 इज इक्वल टू ω2, तो यहाँ पर ये जो है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कोस अल्फा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। तो दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर जो आपको सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है उसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट कोस अल्फा। तो यहाँ पर आपको ऐसी जो है वो कंडीशन ऑप्शन में दी गई है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 4। उसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू की यार आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 5 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट डायग्राम्स शुड बी चूजन फॉर अ बेटर डायनेमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कैम फॉलोवर मैकेनिज्म। यहाँ पर दोस्तों आप सबको अगर कैम फॉलोवर मैकेनिज्म आपने पढ़ी हो तो वहाँ पर आपको जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, पैराबोलिक मोशन और साइक्लोडियल मोशन भी देखने को मिलती है। तो वहाँ पर बेटर डायनेमिक परफॉर्मेंस है वो आपने अगर डिटेल में कैम फॉलोवर मैकेनिज्म को पढ़ा है तो वहाँ पर जो बेटर डायनेमिक परफॉर्मेंस है वो आपको देगी साइक्लोडियल मोशन, क्योंकि वहाँ पर जो हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन विदाउट जर्क जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। साइक्लोडियल मोशन का जो आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम होता है वहाँ पर आपको बेटर डायनेमिक परफॉर्मेंस देखने को मिलता है कैम फॉलोवर मैकेनिज्म में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 5। उसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की ओर। एमसीक्यू नंबर 6 की अगर बात करें, ब्रेक लाइनिंग कंसिस्ट मेनली ऑफ, यहाँ पर दोस्तों जो ब्रेक की लाइनिंग होती है किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में वो कौन से मटेरियल की बनी होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं एस्बेस्टोस, कॉपर, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम। दोस्तों एस्बेस्टोस मटेरियल का जो है वो इस्तेमाल होता है ब्रेक की लाइनिंग में किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर आएगा आपका एमसीक्यू नंबर 6 में। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की ओर। एमसीक्यू नंबर 7 अगर हम रीड करें, मोस्ट पॉपुलर मैनुअल स्टीयरिंग गियर फॉर कार टूडेज, यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो मॉडर्न व्हीकल है उसमें जो अगर मैनुअल स्टीयरिंग की बात करें तो मैनुअल स्टीयरिंग गियर जो है वो कौन सा स्टीयरिंग गियर आप इस्तेमाल करते हैं आज की जो तारीख में। रैक एंड पिनियन टाइप, वॉर्म एंड व्हील टाइप, कैम एंड रोलर टाइप एंड वॉर्म एंड नट टाइप। अगर दोस्तों आपने स्टीयरिंग जियोमेट्री का हमारा लेक्चर जो है वो हिंदी में नहीं देखा है तो वो भी अपलोड हो चुका है। वहाँ पर मैंने क्लियरली आपको डिस्कस किया था कि मॉडर्न ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो है वो रैक एंड पिनियन जो है वो गियर का इस्तेमाल होता है मोशन को ट्रांसफर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 7। उसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की। एमसीक्यू नंबर 8 की अगर हम बात करें वो क्लच के रिगार्डिंग है। क्लच का भी थियरी लेक्चर जो है वो आप देख सकते हैं हमारे आई बटन में, मैं आपको यहाँ पर जो है वो लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर एमसीक्यू की ओर अगर वापस आ जाता है, द सिंगल प्लेट ड्राई क्लच टॉर्शनल वाइब्रेशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपसे बात की थी कि जो टॉर्शनल वाइब्रेशंस होते हैं वो क्लच प्लेट में लगी हुई जो स्प्रिंग्स होती है, यानी कि उसे टॉर्शनल स्प्रिंग्स भी कहा जाता है, तो उसके द्वारा जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉइल स्प्रिंग्स नोन एज अ टॉर्शनल स्प्रिंग्स जो है वो टॉर्शनल वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब करती है आपके सिंगल प्लेट ड्राई क्लच में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 8। उसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 9 के बारे में। द पार्ट्स ऑफ द कवर असेंबली दैट होल्ड्स द प्रेशर प्लेट अगेंस्ट द क्लच प्लेट आर। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर प्लेट को जो है वो होल्ड कौन करके रखता है क्लच प्लेट के साथ या फिर जो फ्रिक्शनल लाइनिंग है उसके साथ। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेशर प्लेट के पीछे लगी हुई जो क्लच की जो स्प्रिंग्स आपको दिखाई दे रही है तो वो जो है वो होल्ड करके रखती है, यानी कि जो एक फॉर्म प्रेशर बनाए रखती है प्रेशर प्लेट के ऊपर कि डायरेक्टली जो है वो कॉन्टैक्ट में रह सके ड्यूरिंग दी एंगेजिंग कंडीशन। तो यहाँ पर रिलीज लीवर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है स्प्रिंग्स, आपको मैंने यहाँ पर जो है वो समझा दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 9 स्प्रिंग्स। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 10 के बारे में। व्हेन द क्लच पेडल इज डीप्रेस्ड, यानी कि आप क्लच पेडल को जो है डीप्रेस करते हैं, यानी कि उसके ऊपर से जो फोर्स अगर रिमूव कर ले तो वहाँ पर क्लच जो है वो एंगेजिंग कंडीशन में आपका आ जाएगा। तो उस दौरान जो द रिलीज बेरिंग पुशेस द प्रेशर प्लेट फिंगर्स और लीवर इनवर्ड्स, दिस कॉजेज द प्रेशर प्लेट टू मूव अवे फ्रॉम द, यानी कि वो किस कंपोनेंट से जो है वो दूर जाने की कोशिश करता है आपका प्रेशर प्लेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
अगर आप प्रेशर प्लेट को जो है वो एंगेजिंग कंडीशन में लाते हैं तो यहाँ पर जो है वो थ्रो आउट बेरिंग या फिर रिलीज बेरिंग उसे कहा जाता है, तो उससे जो है वो दूर होने की कोशिश होता है, यानी कि रिलीज बेरिंग से जो है वो दूर जाता है आपका प्रेशर प्लेट जब उसे आप यानी कि क्लच पेडल को डीप्रेस करते हैं तब। तो ऑप्शन नंबर ए रिलीज बेरिंग इज द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 10। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 11 के बारे में। एमसीक्यू नंबर 11 अगर रीड करें, A planar mechanism has 8 links and 10 rotary joints. The number of degree of freedom of the mechanism using the Grubler's criteria. दोस्तों ग्रबलर्स क्राइटेरिया के जो है वो रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारी पीएसयू में, गेट में, आरटीओ में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ग्रबलर्स क्राइटेरिया जो है वो आपको याद रखना ही रखना है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं ग्रबलर्स क्राइटेरिया की बात करूँ तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए जो आपका इक्वेशन आएगा वो आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3f-1। यहाँ पर जो f जो है वो नंबर ऑफ लिंकेजेस आपको दर्शाएगा, वो आपका आएगा 8 माइनस 2j। j जो है वो हायर रिवॉल्विंग या फिर हायर जो जॉइंट्स होते हैं उसे दर्शाएगा। तो यहाँ पर जो रिवॉल्विंग जॉइंट्स या फिर रोटरी जॉइंट्स है वो नंबर ऑफ 10 है आपको दिए गए। रोटरी जॉइंट्स जो है उसे हम j कहेंगे और जो लोअर जॉइंट्स है उसे हम माइनस करेंगे h। यहाँ पर जो h है वो हमारा लोअर जॉइंट्स है। लोअर जॉइंट यानी कि जो स्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं उसे हम लोअर जॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है 0। तो अगर हम इसकी वैल्यू जो है पुट करते हैं तो वहाँ पर 3 × 8 - 1 - 2 × 10 - 0। 3 × 8 - 1 = 7 - 20 = 21 - 20 आपका आंसर आ जाएगा 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपको मिलेगी 1 अगर आप ग्रबलर्स क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 11। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 12 के बारे में। इग्निशन कोयल इज यूज टू। दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग सिस्टम में इग्निशन कोयल की अगर हम बात करें तो इग्निशन कोयल जो है वो स्पार्क प्लग या फिर जो जहाँ पर भी जो है वो हायर वोल्टेज की हमें ज़रूरत रहती है, हायर वोल्टेज की जहाँ पर जो है वो ज़रूरत हमें महसूस होती है तो वहाँ पर इग्निशन कोयल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमारा इग्निशन कोयल जो है वो हमें वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू यानी कि उसे जो है वो स्टेप अप करके देगा, यानी कि बैटरी में से जो वोल्टेज आ रहा है वो हमारे पास 12 वोल्ट है, तो उसको स्टेप अप करने का जो काम होता है वो ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इग्निशन कोयल करके हमें देगी। तो यहाँ पर स्टेप अप करंट वो भी गलत आंसर आ जाएगा, स्टेप डाउन करंट वो गलत आंसर आएगा, स्टेप अप वोल्टेज तो यहाँ पर वोल्टेज को जो है वो स्टेप अप करने के लिए हमारी इग्निशन कोयल इस्तेमाल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 12। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 13 के बारे में। C10 हैज़, यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि C10 अगर हम प्योर C10 की बात करते हैं तो C10 जो है वो उसके लिए कौन सा दिए गए ऑप्शंस सही है। As a 0 C10 number, has a 100 C10 number, helps in the detonation and it is a straight chain paraffin। यहाँ पर दोस्तों C10 नंबर जो है फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि डीजल फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है, डीजल फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डीजल फ्यूल की बात करें तो डीजल फ्यूल के लिए C10 नंबर क्यों यूज़ होता है कि अगर हम बात करें डीजल चार्ज की, डीजल चार्ज जब जो है वो सिलेंडर में एंटर होता है वो कितनी जल्दी जो है वो इग्निशन हो पाता है, यानी कि अगर हम लोअर प्रेशर की बात करें तो लोअर प्रेशर पे भी जो है वो कितना ज़्यादा इग्नाइट हो पाता है, उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है हमारे C10 नंबर के ऊपर, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है डीजल की क्वालिटी हम C10 नंबर से भी मेज़र कर सकते हैं। तो अगर आपका डीजल जो है वो प्योर यानी कि अगर आपके पास प्योर C10 है तो उसकी जो नंबर आएगा C10 नंबर आपका होगा वो आएगा 100, यानी कि जो प्योर C10 है उसका C10 नंबर होगा 100। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर सही है। और दोस्तों आपको अगर पता ना हो तो अगर उसका केमिकल कंपोजिशन हम देखें C10 का, यानी कि 100% प्योर C10 का अगर हम केमिकल कंपोजिशन वहाँ पर देखें तो वो स्ट्रेट चेन पैराफिन कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों ये सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे एग्जाम में आपको क्या करना होता है कि आपके पास दो ऑप्शन है वो दोनों 100% आपके करेक्ट है। तो वहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं करना कि आपको बी और डी दोनों को सिलेक्ट नहीं करना है, वरना आपका आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो है वो मार्क मिल जाएंगे वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी बोथ आर दी करेक्ट फॉर एमसीक्यू नंबर 13। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 14 के बारे में।
फिन्स आर प्रोवाइडेड ओवर इंजन सिलेंडर इन अ स्कूटर फॉर। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि स्कूटर में जो इंजन सिलेंडर के ऊपर फिन्स प्रोवाइड की जाती है वो उसका फंक्शंस क्या होता है। हायर स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेंडर, बेटर कूलिंग, गुड अपीयरेंस, हायर एफिशिएंसी। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट में अगर आपने पढ़ा हो तो फिन्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है बेटर कूलिंग के पर्पज के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा आपका एमसीक्यू नंबर 14 में। तो दोस्तों आगे बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 15 के बारे में। एमसीक्यू नंबर अगर 15 रीड करते हैं, व्हील बेस ऑफ द व्हीकल इज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि व्हीकल का जो व्हील बेस है वो कैसे मेजर होता है। तो दोस्तों व्हील बेस की अगर हम बात करते हैं तो व्हील बेस जो है वो आपको मैं कह देता हूँ कि फ्रंट एक्सेल एंड जो रियर एक्सेल है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे जनरली ऑटोमोबाइल व्हीकल के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसे हम व्हील बेस कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड रियर एक्सेल का जो टर्मिनोलॉजी बन के आती है वो हमारा व्हील बेस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर एक्सेल्स आर दी राइट आंसर फॉर एमसीक्यू नंबर 15। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं। अगर आपको दोस्तों ऐसे ही एमसीक्यूज हमारे यूट्यूब चैनल पर रोज़ देखने हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही आप रोज़ाना हमारे वीडियोस को मिस ना कर पाए। और दोस्तों अगर ये आपको वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।